तो वो जो बोल रहे हैं कि अपने बूते 370 का जो बीजेपी का दावा है, या फॉर दैट मैटर एनडीए के साथ 400 का, तो ये सीटें किन स्टेट्स में बढ़ेंगी? देखिए, तमिलनाडु में बढ़ेंगी, केरल में बढ़ेंगी, किन राज्यों में? 2009 में बीजेपी को पड़ा था 7 करोड़ 80 लाख वोट, 2014 में बढ़ के हुआ 15 करोड़ वोट, फिर 2019 में बढ़ के हो गया 22 करोड़ वोट। तो जो 2013 में नरेंद्र मोदी के नेशनल स्टेज पे आने के बाद एक बहस शुरू हुई थी कि मोदी वर्सेस हु, वो 10 साल बाद भी है। तो लोगों को लगता है, जब मैं कंपेयर करता हूं तो यार चलो मोदी है तो काम तो कर सकता है, कम से कम ये तो कम से कम एटलीस्ट देश इसके अंदर सुरक्षित है। इधर कौन है? ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी डिबेट रही है चर्च वर्सेस स्टेट की, कि राजनीति को अलग होना चाहिए, धर्म को अलग होना चाहिए। दोनों जब मिल जाते हैं तो मुद्दे भटक जाते हैं। सरकारी नौकरी आज लोगों को चाहिए, नो डाउट अबाउट इट, बट साथ में 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स जो हैं, हम $1 बिलियन स्टार्टअप्स चाइना से ज्यादा बना रहे हैं, तो एक नए एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज भी क्लियर हुई है। जयंत चौधरी हो या चंद्रबाबू नायडू ने तो ऑन रिकॉर्ड ऐसी ऐसी बातें कही थी प्रधानमंत्री जी के बारे में जो ऑन कैमरा कोट की नहीं जा सकती। जब ऐसे अलाइज आ जाते हैं बीजेपी में, तो इनका अलायंस कैसे बेटर परफॉर्म कर जाता है या चल जाता है रेदर देन सपा बसपा? इसीलिए ममता बनर्जी ने क्यों नहीं किया बंगाल के अंदर अलायंस। उसको पता है कि अगर लेफ्ट विंग के साथ मैं अलायंस कर लूंगी मैं, तो मेरी खुद की जमीनी स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे 35% मुस्लिम वोट चाहिए। क्या ऐसा आपको जमीन पे लगता है कि अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे प्राइम मिनिस्टर के रिटायरमेंट का टाइम आता है या पॉलिटिक्स से वो दूर हो रहे होते हैं, तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़े वैक्यूम की स्थिति बन जाएगी? बन सकती है। कांग्रेस का जो जमीन है वो अभी भी ऐसा नहीं खत्म है, तभी बीजेपी कांग्रेस को ही अपना मेन ओपोनेंट मानती। इस वक्त स्विच के साथ एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनकी कोई एक आइडेंटिटी नहीं है। उनको आप जन की बात के फाउंडर के तौर पे भी जानते होंगे। वो जी न्यूज़ के कंसल्टिंग एडिटर हैं और फिलहाल जो लेटेस्ट पहचान है उनकी कि उन्होंने अपनी दूसरी जो किताब है वो तुरंत लॉन्च हुई है वो किताब, और वो ट्विटर पे जब हम ये बातचीत कर रहे हैं, जब हम इस रिकॉर्डिंग के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो वो किताब जो है वो ट्विटर के टॉप ट्रेंड्स में शामिल है। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि आपने ऑलरेडी नरेंद्र मोदी पे, प्राइम मिनिस्टर पे एक किताब लिख रखी है, तो आपको इस दूसरे किताब की जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, पहले तो समझिए कि ये पीएम के पर्सनली पीएम के ऊपर किताब नहीं है। 2019 की जो किताब थी वो इस बारे में थी कि देश का मूड 2019 चुनाव में, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 300 प्लस लेके आए थे, तब हम लोग ने फरवरी में प्रेडिक्ट किया था 300 आने वाली बीजेपी की, तो कोई विश्वास नहीं करता था। तो फिर मुझे मई तक का इंतजार करना पड़ा था, जब जो हमने प्रेडिक्ट किया था, जो मैंने प्रेडिक्ट किया था, तब मैं 400 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज घूमा था और फिर जाके वो नतीजे सही में आए थे। तो मेरा एक कर्तव्य था कि हमने सही कैसे किया, देश उस वक्त सोच क्या रहा था, 300 क्यों आए थे, क्योंकि कई लोगों के लिए वो एक सरप्राइजिंग रिजल्ट थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी मैंडेट के साथ कैसे आए थे। क्योंकि मैं देश भर में घूमा था, मुझे लगा था कि ये कोई सरप्राइज नहीं है, रियलिटी है देश की जनता की। तो मैंने जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना क्यों चाहती है, वो पॉइंट ऑफ व्यू से देश की पहली ऐसी साइकोलॉजिकल किताब लिखी थी जिसमें किसी भी नेता से बात नहीं की गई थी, और 400 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज ट्रैवल करके देश के मूड को बताया गया था 2019 इलेक्शंस में। वो इलेक्शंस के बाद लिखी गई थी। इस बार जो मैं किताब लिख रहा हूं, वो किताब एक साइकोलॉजिकल, आप कह सकते हैं एक यूनिक साइकोलॉजिकल किताब है, क्योंकि इसमें मैं जितना भी अभी देश के अंदर ट्रैवल किया हूं, मैं देश के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी देख रहा हूं कि देश की जनता तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहती है। उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे रीजंस क्या है, क्या वो मैंडेट्स हैं, तो उसका एक पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, जिसके अंदर क्या 400 टच हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्यों नरेंद्र मोदी 2024 वर्सेस 2019 में क्या फ़र्क है, आगे की हिंदुस्तान की पॉलिटी क्या होगी, इस पे एक डीप साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल एनालिसिस है। तो ये आप समझिए कि केंद्र बिंदु नरेंद्र मोदी इसीलिए है क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं और अल्टीमेटली मैंडेट उनके पक्ष या उनके विरुद्ध में आती है। सो इसीलिए वो किताब का नाम, पहले वाली किताब का नाम मोदी मैंडेट 2019 था। अभी जो किताब का नाम है मोदी 3.0 बिगर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर, जिसमें मैं ये आकलन लगा रहा हूं कि देश की जनता नरेंद्र मोदी को एक बड़ा मैंडेट देना चाहती है 2019 के कंपैरिजन में। क्या वो कारण है उसके लिए, ये मैं बता रहा हूं, और आखिरी में मैं बता रहा हूं कि फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटी किस तरफ जाने वाली है। मेरा एक सवाल ये है कि जब कई सारे लोग एज ए जर्नलिस्ट जब फील्ड में जाते हैं, या फॉर दैट मैटर कई सारे लोकल सर्वेयर्स भी होते हैं, आपके एक्सपीरियंस में अगर मैं रिपोर्टिंग करने जा रहा हूँ या मैं सर्वे करने जा रहा हूँ, तो मेरे जहन में वो कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, मेरे को वो कौन सी बातें पता होनी चाहिए जिससे मेरे को ग्राउंड की जो एक्चुअल रियलिटी है उसका अंदाज़ा चल पाए और प्रेडिक्शन के डायरेक्शन में मैं सही तरीके से बढ़ पाऊँ? देखिए, एक रिपोर्टिंग करना और प्रेडिक्शन करने में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि मैं अपने आप को, जब मैं ग्राउंड पे ट्रैवल करता हूँ, तो पर्टिकुलर इलेक्शंस में अपने आप को एज ए सिफोलॉजिस्ट ट्रैवल करता हूँ। जब मैं शो होस्ट करता हूँ, एडिटोरियलाइज करता हूँ, तब मैं अपने आप को एज ए रिपोर्टर, एंकर, एडिटोरियल पर्सन देखता हूँ। दोनों में ज़मीन आसमान का
फ़र्क है। एक में ओपिनियन होती है, एक में आपकी ओपिनियन नहीं होती है, एक में आपको सिर्फ सुनना होता है। तो अगर एज ए सिफोलॉजिस्ट मैं जाता हूँ, ये मैंने पिछले 9 सालों में मॉडल्स बिल्ड किए हैं, जिसमें आप अगर मान लीजिए आप कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, वहाँ आपको कहाँ जाना होगा, किस एरियाज़ में जाना होगा, किस एरियाज़ में नहीं जाना होगा, कौन सी ओपिनियन लोगों की होगी, कौन कमिटेड वोटर है, कौन कमिटेड वोटर नहीं है। मान लीजिए कि तरुण है, प्रदीप है, प्रदीप मान लो कह रहा है कि पार्टी ए आनी चाहिए मान लीजिए, और तरुण कह रहा है दूसरी पार्टी आनी चाहिए। तो अब जो तरुण कह रहा है क्या वो उसी पार्टी का कार्यकर्ता है या नया स्विंग वोटर है? तो ये सब पता लगाने का काम एक सिफोलॉजिस्ट का होता है। देखिए जो हमारा मॉडल है ब्रदर, वो ये मॉडल है कि मैं कभी भी सेकेंडरी डेटा एनालिसिस नहीं करता। सेकेंडरी डेटा एनालिसिस ये होता है कि दिल्ली में बैठ के कॉल सेंटर सेटअप करके आप लोगों को फोन करके पूछो कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। वो मेरा काम नहीं है। मेरे लिए एक देश के चुनावों के अंदर ट्रैवल करने का और उनका प्रिडिक्ट करने का जो मेरे लिए ब्यूटी है, वो मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है कि मुझे देश की जनता से बात करने का मौका मिलता है और अक्रॉस ज्योग्राफीज मौका मिलता है। उससे मैं उनके एक बिहेवियरल और एक थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करता हूं, मेरी टीम समझने की कोशिश करती है। फिर देश की जनता किस मुद्दों पे क्या सोच रही है, क्या उनके कौन सी बातें उनको ड्राइव कर सकती, ये मैं बताने में सक्षम होता हूं। अदरवाइज अगर आप मुझे बोलो कि प्रदीप भंडारी आप 10 करोड़ रुपए लो, दिल्ली से बताओ कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, मैं नहीं करूंगा। क्योंकि वो एक अल्टीमेटली इलेक्शन सिफोलॉजी ह्यूमन बीइंग्स सिर्फ नंबर्स नहीं है, वो एक इमोशनल बीइंग है। उस इमोशनल बीइंग की चॉइसेस मैटर करती है। जैसे इस देश के अंदर अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपको सिर्फ 3 बातों का ख्याल रखना है मेरे समझ में। पहला कि आपको देश हित के अंदर रहना है, आपका परसेप्शन होना चाहिए कि आप देश हित के अंदर हो। दूसरा, आपको घमंड नहीं होना चाहिए एज अ पॉलिटिशियन। और तीसरा, आपको समाज कल्याण के काम करने चाहिए। अगर आप तीनों चीजें करते हो तो आप कोई भी पॉलिटिकल, अगर आप सार्वजनिक जीवन के अंदर हो तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। अब ये सब आप कोई दिल्ली में सिर्फ नॉर्मल डेटा 40% वोट शेयर 45% वोट शेयर से नहीं कर सकते। जब तक आप ट्रैवल करेंगे तभी आप जेएफसी मंतव्य को समझ सकते हैं। सो मेरे लिए ये जो है काम एज ए सिफोलॉजिस्ट हम करते हैं और इसी पे हमने पिछले 9 सालों में मॉडल बिल्ड किया। इसमें एक बाइपोल को भी मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं, एक लार्जर इलेक्शन को भी प्रिडिक्ट कर सकता हूं। अगर एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जो अपोजिशन है उसकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने 3 चीजों की बात की, 3 पैरामीटर्स पे आप चीजों को असेस कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो अपोजिशन है उनको ये 3 बातें समझ आ रही है? मतलब अगर कोई लर्निंग आपकी किताब से उनके लिए हो तो वो कौन सी लर्निंग? मेरी आखिरी किताब में एक लाइन है जो मेरी प्री 2019 की किताब में लाइन थी ब्रदर, कि ओनली अ नेशनलिस्ट कॉन्शियस एंड कमिटेड ऑपोजिशन कैन डिफीट द बीजेपी। दैट वाज द लाइन। इस बार मैंने चीज करी है, अगर आप 3 वर्ड मैंने यूज किया, नेशनलिस्ट, कॉन्शियस और कमिटेड। मतलब जो पूर्ण राष्ट्रवादी हो। आज की देश की जनता हाफ अधूरा बातें नहीं चाह सकती। अगर मान लीजिए आर्मी आपकी सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है तो आपको कोई डाउट से आप प्राइवेटली वो पूछ सकते हैं, पर आप पब्लिकली उठा के ये नहीं कह सकते कि भाई आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी कि नहीं करी। आज की देश के अंदर प्रखर राष्ट्रवाद हमारे देश की जनता के अंदर है। दूसरा, कमिटेड। आदमी ये चाहता है अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से 24 घंटे उसके लिए खड़ा रहे। उसकी नीयत, वो ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि भाई 10 में से 10 काम हो, पर वो ये एक्सपेक्ट जरूर करता है कि भाई 10 में से मेरे 8 काम हो रहे हैं, 7 काम हो रहे हैं, उसकी नीयत तो 10 काम करने की है। दैट इज पॉइंट नंबर 2। वो चाहता है कि अपनापन उसमें हो। और तीसरा, कॉन्शियस हो। कॉन्शियस मतलब देश में क्या लोगों की जरूरतें हैं, क्या उसकी चीज, मतलब क्या उनको वेलफेयर बेनिफिट्स चाहिए, उनके बारे में वो एक अपने आप को जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करे। अब मैं लिखता हूं, ओनली अ नेशनलिस्ट कॉन्शियस कमिटेड एंड धार्मिक ऑपोजिशन कैन टेक ऑन द बीजेपी। बट अगर स्थिति जैसी रहती है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल गो डाउन एज एन अनबीटन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जितना मैं अब देश के मूड को समझ रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता की नेशनल स्तर पे बात कर रहा हूं, स्टेट के इलेक्शन कोई हारेगा जीतेगा, एक आदत बन गए हैं। और एक चौथा मैंने वर्ड यूज किया, धार्मिक। क्योंकि अब देश जो है वो भारतीय संस्कृति का अपमान जो है या उस पर मौन भी स्वीकार नहीं कर सकता। वो चाहता है कि कोई भी सार्वजनिक जीवन के अंदर हो वो उसमें उसको स्वीकार करे, संस्कृति को अपनाए। क्योंकि इस देश में भले तमिलनाडु हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हम सब अपने घरों के अंदर भारतीयता को अपनाते हैं, अपने परिवारों में अपनाते हैं। तो देश अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से भी यही एक्सपेक्ट करता है। सो ये मैंने 4, अगर आप कहें कि 4 पहलू किसी भी ऑपोजिशन पार्टी में, ऑल द 4 टिक बॉक्सेस नेशनल स्तर पे नहीं है, इसीलिए वो चुनाव नहीं जीत पाते राष्ट्रीय स्तर पे। तो जैसे कांग्रेस में अभी उनके कुछ नेताओं ने जो पार्टी छोड़ी, फॉर एग्जांपल अगर उनके एक जाने माने प्रवक्ता ने पार्टी छोड़ने के बाद कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर पे जो कॉल लिया था हमारा उससे एग्रीमेंट नहीं था, आप इसके खिलाफ नहीं जा सकते। आपको अपने असेसमेंट में लगा कि इन चीज़ों का उनको नुकसान हो सकता है जो आप कह रहे हैं? मेरे को मतलब ये सेंस आ रहा है कि मतलब ये बात उसी डायरेक्शन में जा रही है। 100% नुकसान होगा। और आप इस इंटरव्यू को, जब आपका इतना पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, आप इसको इलेक्शंस 4 जून के बाद में भी प्ले करिएगा। मैं अयोध्या में 22 तारीख को जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा थी वहाँ मौजूद था। उसके बाद मैं 4 दिन और वहाँ पे रहा था। मेरी टीम हर जगह से डेटा कलेक्ट कर रही है। मैंने तमिलनाडु से लेके महाराष्ट्र से लेके लोगों को वहाँ पे देखा है। लोग 700 किलोमीटर ट्रैवल
पैदल चल के 18 साल का एक बच्चे के नाम अभी भी मुझे याद है, मैंने किताब में लिखा है, अप्पू, वो स्केटिंग करके बिहार से जाके अयोध्या के अंदर आया। ये क्योंकि इस देश के मंतव्य में राम है, ये हमारी संस्कृति के एक मतलब हमारी भारतीय संस्कृति की मूल धारा प्रभु श्री राम है। और अगर आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर नहीं जाते या उसको कहते हो कि एक पॉलिटिकल इवेंट है, तो लोगों को लगता है कि आप नरेंद्र मोदी से दिक्कत है, पर एटलीस्ट प्राण प्रतिष्ठा पे आपको जाना चाहिए था विद द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड जो आपका था। तो इसका काफी बड़ा नुकसान आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी को होगा, क्योंकि कांग्रेस हिस्टोरिकली कई समय में भारतीय संस्कृति को अपनाती थी। कांग्रेस का जो ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म है, उस अगर आप डिटेल में उसको एनालिसिस करेंगे, उस ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म में स्टेट जो है वो संस्कृति से बहुत दूर रखना चाहता है। फिर द लेफ्ट जो अभी क्या है, फोर्सेस की हो गई, राइट और लेफ्ट की जो आप हमेशा लड़ाई देखते हैं। सो द लेफ्ट जो है कम्युनिस्ट विचारधारा कहती है कि भाई स्टेट शुड बी एंटीथीसिस ऑफ रिलीजन। भारतीय संस्कृति ये कभी नहीं कहती, उसमें संस्कृति हमेशा उसको अपनाती। तभी सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर राजेंद्र प्रसाद से लेकर अगर आप किसी भी लीडर्स को देख लीजिए, वो हमेशा संस्कृति को अपनाते थे। तो ये आज की तारीख के अंदर कांग्रेस का ये जो स्टैंड रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल उदयनिधि स्टालिन के ऊपर, ये वहाँ बेशक तमिलनाडु में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पर देश भर में इसमें एक आया, क्योंकि आप अपने मान सम्मान और आइडेंटिटी से ऊपर आपके देश की जनता के लिए कुछ नहीं है। तो कई पॉलिटिशियन बोलते हैं हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये भारतीय संस्कृति के बारे में बात है, ये नहीं समझ पा रहे। आप जो लेफ्ट वर्सेस राइट की बात कर रहे थे, वहाँ से मेरा एक क्वेश्चन ये निकलता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी डिबेट रही है चर्च वर्सेस स्टेट की, कि राजनीति को अलग होना चाहिए, धर्म को अलग होना चाहिए। दोनों जब मिल जाते हैं तो मुद्दे भटक जाते हैं। एक बहस ये निकलती है कि या फॉर दैट मैटर एक बात ये हो रही है कि रोजगार या महंगाई ऐसे मुद्दे भी ज़मीन पे हैं। आपको अपने एक्सपीरियंस में ऐसा लगा कि जब धर्म और राजनीति का अमेलगमेशन हो जाता है तो उन मुद्दों को मतलब वो प्राथमिकता नहीं मिलती जिस तरीके से उनको उठाया जाना चाहिए इलेक्शन में, या कॉन्ट्राडिक्टरी स्थिति है लोगों पे, मतलब लोग धर्म को लेके उनमें क्लैरिटी है कि हाँ ये पर्याप्त है हमारे लिए? धर्म लोगों की आइडेंटिटी का बहुत अहम, देखिए धर्म और पंथ में फर्क है। धर्म मतलब जो न्यायपूर्वक है उसको करना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी डन इज धर्म, मतलब जो सही है उसको करना चाहिए। पंथ होता है रिलीजन की बात करें। अब अगर आपने बात करी चर्च की, आपने बात की, देखिए वेस्ट के अंदर आप हिस्टोरिकली उठा के देखेंगे, चर्च पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर डायरेक्टली इंटरवीन करती थी। वो होता, उसके कारण एक वर्ड सेक्युलरिज्म आया। हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर जब हम बात करते थे, हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखी, अगर आपने सोचा व्हाई डिड ही नॉट इंक्लूड द वर्ड सेक्युलरिज्म, क्योंकि उनको जरूरत नहीं पड़ी। which is that ऐसे we the people of India having solemnly given ourselves the constitution जब बात करी, तो उसमें हमने कोई सेक्युलर सोशलिस्ट ये तो बाद में ऐड किए गए थे। तो क्यों नहीं ऐसा किया? क्या इसका ये मतलब था कि बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं पता था भारत क्या है? नहीं, उनको पता था। उनको पता था कि अगर आपको याद होगा जो संविधान की फर्स्ट कॉपी थी उसकी कितनी कलाकृति में प्रभु श्री राम के बारे में, प्रभु श्री राम की कलाकृति थी। दुर्भाग्य ये रहा था कि हमने उसको हिंदू मुस्लिम से देखा, बट उसको अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे, अगर पूरी संस्कृति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, देयर आर सो मेनी लर्निंग्स। फॉर एग्जांपल गीता, ये हमारे जीवन का एक दर्शन दिखाने का तरीका, ये भारतीय सनातन संस्कृति है। सनातन संस्कृति को देश का आम मानस हिंदू मुसलमान से नहीं देखता है। अब आपने बात करी तो क्या धर्म को क्या पंथ को जोड़ा? धर्म का जो मामला है वो जो लोगों की जरूरत बताया जाए तो उन पे हावी है। लोग, हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति वो अपने घर के अंदर भगवान की पूजा करता है, मंदिर में पूजा करता है, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि अगर कोई पॉलिटिशियन है उसके घर के सामने मंदिर है, या अगर मान लीजिए 500 सालों से इंतजार किया रहा है प्रभु श्री राम का मंदिर बनने में, तो अगर स्टेट उसको बनाने में सहभागी होता है और वो डेमोक्रेटिकली बनता है तो उसमें सबको स्वीकारना चाहिए। सो ये आज की तारीख में अपने देश की जनता लीडर से ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप सिर्फ चुनाव के वक्त जो है हिंदू की बात करें, वो ये एक्सपेक्ट करती कि आप कंसिस्टेंटली मेरी संस्कृति को आगे लेके जाते हैं कि नहीं। तो अगर जम्मू कश्मीर के अंदर मार्तंड मंदिर जो इतने आज़ादी के बाद से नहीं खुला था, जब वो खुलता है तो लोगों की आस्था से जुड़ा है, लोगों के सम्मान से जुड़ा हुआ है। तो हमारे भारतीय संस्कृति में धर्म की बात की जाए, वो हमारे सम्मान और आइडेंटिटी का एक बहुत अहम हिस्सा है। तभी हम कहते हैं हम सनातन संस्कृति है, ऐतिहासिक रूप से हम सनातन संस्कृति, और यही हम में और पश्चिम में डिफरेंस है, क्योंकि हमारे लोग इस तरीके से हैं। अब आपने बात करी कि रोजगार, महंगाई, ये सब, देखिए ये सब मुद्दे हैं, पर क्या देश की जनता को लग रहा है कि भाई ये जो करंट सरकार है, करंट लीडर है, उसको सॉल्व नहीं कर रहा? इसमें मेरी भिन्न राय है। हाँ, मतलब आपको ग्राउंड पे क्या पता? ग्राउंड पे लोगों का ये मानना है कि अगर आप ट्रैवल करेंगे, रोजगार को देखने का जो तरीका है लोगों का, वो भी कई चेंज हो गया। देखिए सरकारी नौकरी आज लोगों को चाहिए, नो डाउट अबाउट इट, बट साथ में 100 से ज़्यादा स्टार्टअप्स जो हैं, हम $1 बिलियन स्टार्टअप्स चाइना से ज़्यादा बना रहे हैं। तो एक नए एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी क्लियर हुई है। और अगर कुछ काम नहीं होता है लोगों को, तो लोगों को लगता है, जब मैं कंपेयर करता हूँ तो यार चलो मोदी है तो काम तो कर सकता है कम से कम, ये तो कम से कम एटलीस्ट देश इसके अंदर सुरक्षित है। इधर कौन है? So there is a choice between absolute clarity and decisiveness versus confusion, and people never go for confusion.
तो जो 2013 में नरेंद्र मोदी के नेशनल स्टेज पे आने के बाद एक बहस शुरू हुई थी कि मोदी वर्सेस हु, वो 10 साल बाद भी है। देखिए 2014 का जो नैरेटिव था वो होप की चुनाव था, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी थी, इसमें नरेंद्र मोदी एक्टेड एज होप। 14 वाज नॉट अबाउट मोदी वर्सेस हु, इट वाज एन एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट कांग्रेस वेयर मोदी बिकेम द पिलर, जिसमें वो एंटी इनकम्बेंसी जो है कंसोलिडेट हुई और होप हुई। 19 वाज अबाउट मोदीज डिलीवरी। सो इफ आई से 14 वाज अबाउट होप, 19 वाज अबाउट डिलीवरी, 2024 इज अबाउट मेकिंग इंडिया डेवलप्ड नेशन एंड देयर इज नो लीडर ऑन द अदर साइड। तो एक आपको याद होगा, ये लोग कहते हैं लोकतंत्र की बात, जब इमरजेंसी लगी थी देश के अंदर, एक जयप्रकाश नारायण जैसे लीडर थे जो बहुत ज़्यादा आज़ादी के उन्होंने काम किया था, कॉन्शियस थे, कमिटेड थे, तो उनकी बातों को लोग सुनते थे। और इंदिरा गांधी ने 50 से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स गिराई है, नरेंद्र मोदी ने एक भी स्टेट गवर्नमेंट में रूल ऑफ लॉ को हटाने के लिए प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं किया। तभी जो लोकतंत्र की बात की जाती है, लोग ग्राउंड पर नहीं मानते हैं। जैसे ईडी सीबीआई की अगर आप बात करें, क्यों आपको लगता है इलेक्शन नैरेटिव नहीं? क्यों? कि जब लोग देखते हैं कि इतना पैसा चंदा निकला है, तो फिर लोगों को लगता है कुछ ना कुछ तो करप्शन होगा करके। एक चीज़ आप समझिए। दूसरी चीज, लोगों में आज एक कंप्लीट क्लैरिटी कि नरेंद्र मोदी इज एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, व्हिच इज देयर। सो अगर मान लीजिए नीचे के इलाके को लगता है कि भाई दूसरी पार्टी से इस तरफ में आ गए, ये क्यों नहीं बनता? कि लोग देखते हैं यार मैं तो प्रधानमंत्री को चुन रहा हूं, यहां तो एक ईमानदार आदमी जो जाके भाई भारत में G20 करा देता है, पाकिस्तान को खुल के जवाब दे देता है, गरीब महिलाओं को जो है वेलफेयर बेनिफिट पहुंचा देता है, 80 करोड़ लोग को राशन देता है, इधर कौन है? मैं अगर आपसे कहूं आपके चैनल में अगर आपके पास एक डिसाइसिव एडिटर है वर्सेस कोई दूसरे 10 लोग हैं जिसमें आपको पता नहीं एडिटर कौन है, तो आप डिसाइसिव एडिटर के साथ ही जाओगे। बेसिक ह्यूमन साइकी, दे ऑलवेज लाइक टू गो फॉर स्टेबिलिटी, दे लाइक टू गो फॉर क्लैरिटी ओवर कंफ्यूजन। ये हमारी साइकी है ह्यूमन बींग्स की। एक जो बीजेपी के क्रिटिक्स है फॉर दैट मैटर, एक तबका जो है उसका सवाल ये है कि जो बीजेपी वो ऑलरेडी अपने सैचुरेशन पॉइंट पे है। वो आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि बिहार में 40 में से 39 सीटें ऑलरेडी मिल चुकी हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, MP, हरियाणा फॉर दैट मैटर, दिल्ली, ये सारे स्वीप स्टेट्स रहे हैं। ये यूपी में ऑलरेडी 62 पे जाके या उसके पहले 71 पे जाके लौटे हैं। तो वो जो बोल रहे हैं कि अपने बूते 370 का जो बीजेपी का दावा है, या फॉर दैट मैटर एनडीए के साथ 400 का, तो ये सीटें किन स्टेट्स में बढ़ेंगी? देखिए तमिलनाडु में बढ़ेंगी, केरल में बढ़ेंगी, किन राज्यों में बढ़ेंगी? ये मैंने 2019 में भी नैरेटिव सुना था। मैं आपको एक बेसिक डेटा पॉइंट देता हूँ। 2014 में बीजेपी 60% ऑफ द ज्योग्राफी से 90% सीट जीती थी, 32% वोट शेयर आया था। 2019 में उसका ज्योग्राफिकल बेस और बढ़ गया, बंगाल से सीटें मिली, उड़ीसा से सीटें मिली, साउथ के अंदर उतनी, कर्नाटक का स्वीप किया और उसका वोट शेयर बढ़ गया 37%। 2014 में नरेंद्र मोदी, 2009 में बीजेपी को पड़ा था 7 करोड़ 80 लाख वोट, 2014 में बढ़ के वो 15 करोड़ वोट, फिर 2019 में बढ़ के हो गया 22 करोड़ वोट। तो नरेंद्र मोदी ने अपने नाम पे 15 करोड़ वोट ऐड किया। कांग्रेस का वोट सिर्फ 10 से 11 करोड़ ही हुआ। तो ऐसा नहीं कम लोग कांग्रेस को वोट डाल रहे थे, जो जिंदगी भर कांग्रेस को वोट डाल रहे थे वही कांग्रेस को वोट डाल रहे थे। पर जितना नया वोटर आया वो पीएम, जो नॉन आइडियोलॉजिकल वोटर था वो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ में, कोई एस्पिरेशन, कोई वेलफेयर, कोई किसी चीज पर 55% प्लस महिलाएं जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ में गए। अब आप समझिए 24 के रनअप में क्या है। 24 के रनअप में बीजेपी बंगाल में पिछली बार से ज्यादा मजबूत है, बीजेपी तमिलनाडु में पिछली बार से ज्यादा मजबूत है, बीजेपी केरला में जहां 0 थी वहां सिंगल डिजिट सीट्स में आ सकती है, बीजेपी जाके तेलंगाना के अंदर जहां पिछली बार 4 सीट थी उससे ज्यादा लाने की स्थिति में, महाराष्ट्र में बीजेपी इस बार पिछली बार 25 सीटों चुनाव लड़ती थी, इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके साथ में झारखंड के अंदर 2 सीट आ रही थी, जो हेमंत सोरेन के परिवार का व्यक्ति वहां पे आ गए, वहां पे बीजेपी जीत सकती है, मतलब आज की ग्राउंड की स्थिति में जीती। पंजाब में 2 सीट आई थी। अब आप देखिए कि बीजेपी ने क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई की, जो पॉकेट्स के लीडर्स हैं, स्ट्रांग है, वो दूसरी पार्टी से वहां पे आए, सो देयर इज एन इंक्रीमेंट देयर। तो कोई देश का ऐसा जगह नहीं है जहां से, उत्तर प्रदेश, वहां से पिछली बार बीजेपी 62 सीट्स पे थी, इस बार एटलीस्ट 8 to 10 सीट्स की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बिहार में कुछ कम हो सकता है पर बीजेपी की सीट कम नहीं हो सकती, एनडीए की कम हो सकती है। सो ओवरऑल इफ यू सी, कोई भी जगह से बीजेपी वाइप आउट नहीं हो रही है, जहां वो स्ट्रांग है वहां स्ट्रांग है, और जहां वो नहीं थी वहां बढ़ रही है। उड़ीसा के अंदर 2019 से ज्यादा बढ़ी है, पिछले 8 सीट उड़ीसा में आई थी 2019 में, इस बार एटलीस्ट 14 सीटों के आने का अनुमान है। सो अगर आप देखेंगे कि ओवरऑल इफ यू सी, इस बार आप ये नोट भी करके रखिएगा, बीजेपी का पिछले 37% वोट शेयर आया था, इस बार 40% वोट शेयर क्रॉस करेगी। सो जहां जहां वो 0 थी वहां बढ़ रही है, जहां स्ट्रांग है वहां स्ट्रांग है और स्ट्रांगर हुई है। सो बीजेपी इज नॉट गेटिंग वीकर इन इट्स स्ट्रांग एरियाज, बट इट इज कंटिन्यूइंग टू बी स्ट्रांग इन इट्स स्ट्रांग एरियाज एंड इट इज गेटिंग स्ट्रांगर इन इट्स वीक एरियाज। सो दिस इज हाउ आई वुड समराइज इट। सो अगर पूरे देश को आप देखेंगे, कोई भी ऐसा राज्य नहीं जहां से वो वाइप आउट हो रही है, जहां वो स्ट्रांग है वहां स्ट्रांग है, माइनर डिक्रीमेंट, माइनर इंक्रीमेंट, पर जहां वो नहीं है वहां वो बढ़ रही है, इसके कारण वो बढ़ेगी। 300 पार होंगे, 303 पार होंगे, 303 पार होंगे, वो 350 भी टच हो सकता है, 340 भी टच हो सकता है, दैट इज समथिंग व्हिच इज देयर।
बट अब वो 370 आएगी कि नहीं आएगी, दैट इज समथिंग विच वी कैन ओनली नो ऑन द वोटिंग, क्योंकि वोटिंग डे पे कितना वोट होता है क्या नहीं होता है। बट आप इसको इस तरीके से मत देखिए, आप इस तरीके से देखिए ये लक्ष्य क्यों दिया गया। जितना मैं इलेक्शन सेफोलॉजिस्ट समझता हूँ, 2 बार आप ऑलरेडी टर्म में है, आपके कार्यकर्ताओं को पता है कि यार आप ऑलरेडी आ रहे हो, सो आपके कार्यकर्ताओं में कुछ मोटिवेशन होना चाहिए। इमेजिन करो आप नंबर 1, अगर मान लीजिए आप नंबर 1 चैनल है, नंबर 1 चैनल में आपकी मान लीजिए 25% रेटिंग आ रही है, अब आपके लोग लेथार्जी हो गए, तो आप उनको एक लक्ष्य तो दोगे ना कि अब हमें इस रेटिंग को क्रॉस करना है। बेशक आप उस रेटिंग तक पहुंचो नहीं पहुंचो, बट यू विल ऑलवेज स्ट्राइव टू बीट द बेस्ट। तो उसेन बोल्ट मान लो नंबर 1 बन रहा है 100 मीटर रेस में, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया, पर वो अपने आप को एक टारगेट तो देगा ना कि मैं अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करूं। सो वो बेशक आप 370 नहीं 340 भी पहुंचो, बट हाउ डज इट मैटर इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स? द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स इज यू आर इन द थर्ड सक्सेसिव टर्म यू आर बिकमिंग अ स्ट्रॉन्गर मैंडेट। और एक और मैं आपको डेटा पॉइंट बताता हूं, अगर ये होता है, जो मुझे लगता है मेरे एनालिसिस के हिसाब से होगा, कि नरेंद्र मोदी देश के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे जो बिना सिंपैथी वेव, बिना कोई इमोशनल वेव, जैसे कि किसी की डेथ हो गई उसके बाद आए, जैसे इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी ने 400 हुई थी, उसके बाद अपनी जितनी ज्यादा सरकार में रहे उतना ज्यादा मैंडेट आई। आप मुझे बता दीजिए देश के इतिहास में कोई भी ऐसा नेता हो जो जितना ज्यादा गवर्न करता है उसको उतने ज्यादा वोट मिल रहे हैं, ऐसा कोई भी करके नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी विल बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर 14, 19 और 24 अगर होता है तो। ये आप सोचिए, कोई अभी ऐसा कुछ इमोशनल वेव तो नहीं है। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी, दिस इज अ वेरी वेरी ट्रेंड। सो हिंदुस्तान की पॉलिटी हम लोग एंटी इनकम्बेंसी ट्रेंड से देखते थे, वो चेंज होकर प्रो इनकम्बेंसी ट्रेंड में आ गई। और स्टेट लेवल पे भी नवीन पटनायक को 20 साल से ज्यादा उड़ीसा की जनता ने दिया है, ममता बनर्जी को कितनी बार टर्म दे चुकी। तो नेशनल स्तर पे ये होना, ये आपको दर्शाता है कि देश की जनता भले स्टेट इलेक्शन हो या नेशनल इलेक्शन, क्लैरिटी को वोट करना चाहती है, ना कि कंफ्यूजन को। लेकिन एक और एस्पेक्ट ये निकल के आया है कि जो नरेशन का बैटल है वो कम से कम अपोजिशन हार गया है, कि अब बात इसकी हो रही है कि 400 पार होगा कि नहीं, बीजेपी अपने बूते 370 ला पाएगी या नहीं। ऑपोजिशन का जमीन पे भी यही हालात है आपके साथ? लोगों को अंदर कंप्लीट क्लैरिटी कि नरेंद्र मोदी इज बिकमिंग द थर्ड टाइम द प्राइम मिनिस्टर। मैं आपको सीधा उड़ान देता हूँ, नरेंद्र मोदी हैज डन मोर देन 20 रैलीज, 25 रैलीज। राहुल गांधी जो मेन लीडर इंडिया अलायंस की, वो अभी तक 10 रैलीज भी नहीं क्रॉस करे हैं। अगर इंडिया अलायंस में वाली जो यूनिटी है तो हम कॉमन मैनिफेस्टो तक रिलीज नहीं कर पाए। तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कंफ्यूजन है वहां पे, कंफ्यूजन है। और देखिए जब सपा बसपा साथ में आए थे, क्यों नहीं अलायंस चला? क्योंकि हिस्टोरिकली बसपा का कार्यकर्ता सपा के अगेंस्ट लड़ता था, बसपा की ग्रोथ ही सपा के अगेंस्ट हुई। सामाजिक बेस एक एससी और एक यादव का हमेशा एक ओप्रेसर और ओप्रेस्ड का हुआ करता था। हिंदू आइडेंटिटी के कारण जो बीजेपी को सब आए, तो इसीलिए बसपा का वोट जो है बीजेपी के अंदर चला गया, एसपी को नहीं गया। तभी जब सपा बसपा साथ में यूपी में, बीजेपी का वोट शेयर 42 से बढ़ के 49% हो गया। तो इसी तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ है, अरे आ तो रहे सेम ही वोट के लिए ना, ऐसा थोड़ी कि अलग वोट ऐड हो रहा है। तो जब अलायंसेज बनते हैं, वो नए सोशल ग्रुप्स को लाने की जरूरत होती है, या नए सोशल ग्रुप्स आते हुए नहीं दिख रहे। इस कारण जो ये अलायंस, अरिथमेटिक अलायंस केमिस्ट्री के अंदर तब्दील पूरी तरीके से नहीं होता है। और अब आप देखिए, इनफैक्ट बीजेपी ने सुपर एनडीए बना दिया। जब आपको याद होगा, जब इंडिया अलायंस हुआ था, जब डेरेक ओब्रायन जी ने कहा था इट इज अ फैंटास्टिक पीआर कैंपेन, सब है, उसके बाद क्या हुआ? नीतीश कुमार जो सूत्रधारक रहे थे एनडीए में आ गए। आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू जो पिछली बार अगेंस्ट थे, वो बीजेपी के साथ में आ गए। सो इफ यू लुक एट इट, बीजेपी हैज फॉर्म्ड अ सुपर एनडीए दिस टाइम एंड ऑपोजिशन हैज श्रंक एज एन इंडिया अलायंस। यहीं पे मेरा एक और क्वेश्चन स्टेप होता है, वो ये कि जैसे आप सपा बसपा का एग्जांपल दे रहे थे कि दोनों बिटर राइवल्स रहे एक दूसरे के, इस वजह से ये चल नहीं पाया। जयंत चौधरी हो या चंद्रबाबू नायडू ने तो ऑन रिकॉर्ड ऐसी ऐसी बातें कही थी प्रधानमंत्री जी के बारे में जो ऑन कैमरा कोट की नहीं जा सकती। जब ऐसे अलाइज आ जाते हैं बीजेपी में, तो इनका अलायंस कैसे बेटर परफॉर्म कर जाता है या चल जाता है रेदर देन सपा बसपा का? बहुत सिंपल लॉजिक है। आंध्र प्रदेश के अंदर बीजेपी 0 पॉइंट समथिंग वोट शेयर थी, और जब भी उसका अलायंस में चंद्रबाबू नायडू के साथ हुआ, उसका गेन ही गेन हुआ है। सो 0 सीट 0.1% से लेस वोट शेयर से अगर 2 सीट पे पार्टी बन रही, इट्स अ गेन ओनली। सो इट्स नॉट अ कॉम्पिटिटिव प्लेस। अब आते हैं जयंत चौधरी का। वेस्ट यूपी के अंदर अगर आपको याद होगा, कैराना का जब पोल हुआ था, जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन की बात हुआ करती थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो जाट वोटर है, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया। हरियाणा से लेके पूरे पश्चिम यूपी के अंदर जाट्स आर वेरी सॉलिड। जब ये जयंत चौधरी सपा के साथ में लड़े थे, तब उनका कोई भी सीट नहीं आ पाई थी। क्यों? क्योंकि जितने भी जाटों ने नरेंद्र मोदी को अधिकतर वोट डाल दिया था। सो इट इज जस्ट अ सिग्नल ऑफ गिविंग, टेलिंग योर ओपोनेंट दैट आपके साथ में जो है वो मेरे साथ में अल्टीमेटली करके आ रहा है। क्योंकि लोग जयंत चौधरी के नाम पे, किसी और के नाम पे वोट नहीं कर रहे, लोग मोदी के नाम पे वोट कर रहे हैं। और अगर उससे 10 वोट भी एक्स्ट्रा लोकल लेवल पे, सहारनपुर की सीट हो गई, कैराना की सीट हो गई, यहाँ पे सब में क्लोज कॉन्टेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ 35% प्लस मुस्लिम आबादी है। तो इस सिनारियो के अंदर आपको जब, क्योंकि पूरा मुसलमान वोट
वोट है वो अपोजिशन के साथ में जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर यू नीड अ प्योर, मतलब यू नीड एन अलायंस व्हिच कैन कंप्लीटली गेट टू एटलीस्ट 45-50% वोट, यहाँ पे ये सब ऐड होते हैं। तो कोई कॉम्पिटिटिव वोट नहीं ऐड हो रहा है, मैं यही फर्क क्या है, यहाँ पे कोलैबोरेटिव सोशल कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे एडिशनल सोशल कॉम्बिनेशन। वहाँ पे सेम वोट के लिए दो पार्टीज जो हमेशा ऑक्यूपाई करती थी, वो दिल्ली में क्या हुआ, आप आदमी पार्टी का, कांग्रेस का वोट आपको शिफ्ट हो गया, आप कांग्रेस और आप साथ में आ जाएंगे, अल्टीमेटली है तो वही वोट ना। ऐसे थोड़ी कि बीजेपी से आके वोट कांग्रेस की तरफ आ रहा है। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी का वोट टूट नहीं रहा है, बीजेपी उनका का वोट वो एक ही वोट बैंक वोट कॉम्बिनेशन ही लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मोदी वोट है, बीजेपी वोट नहीं। मोदी वोट जो है वो स्टिक है, वो बढ़ रहा है, और उसमें अगर सोशली कोई नीचे व्यक्ति आ रहा है तो उसको ऐड ही कर रहा है वो। वेराज जो कांग्रेस, आप ये सब अलायंस पार्टनर है, वो एक ही कॉम्बिनेशन के लिए, एक ही कटोरे के लिए अगर 3 प्लेयर रहो 4 प्लेयर रहो तो फिर वो कटोरा तो एक ही रहेगा। वहीं अगर मान लो 2 बाउल है और एक छोटा बाउल एक बड़े बाउल के साथ में जुड़ जाता है तो ज्यादा लार्जर कॉम्बिनेशन होता है ना। इसीलिए ममता बनर्जी ने क्यों नहीं किया बंगाल के अंदर अलायंस, उसको पता है कि अगर लेफ्ट और इनके साथ में अलाउंस कर लूंगी मैं तो मेरी खुद की जमीनी स्थिति खराब हो जाएगी, कि अल्टीमेटली मुझे 35% मुस्लिम वोट चाहिए। दैट इज द डिफरेंस। सो देयर इज नो स्विंग ऑफ वोट फ्रॉम मोदी टू इंडिया अलायंस, बट व्हेन द इंडिया अलायंस लीडर्स कम टुगेदर, और न्यूट्रल वोटर जो कोई आइडियोलॉजिकल नहीं, ना भाजपा का है ना कांग्रेस का है, वो नरेंद्र मोदी के साथ में जाता है। तभी 22 करोड़ वोट तक वो पहुंच चुके हैं। आप इमेजिन करिए, भाजपा का कोर वोटर तो 7 करोड़ 80 लाख का है, कांग्रेस का कोर वोटर 10 करोड़ का है। यहीं पे एक क्वेश्चन ये आता है कि किसी भी टीम का एक बहुत बड़ा प्लेयर होता है, फॉर एग्जांपल तेंदुलकर एक टाइम में हुआ करते थे इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे बड़े प्लेयर, और वो दौर था कि जब मल्टीप्लेयर टीम नहीं हुआ करती थी। सिमिलरली नेमार एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ब्राजील के लिए खेल रहे थे, लास्ट टू लास्ट आई थिंक फीफा वर्ल्ड कप में, तो उसमें सेमीफाइनल तक टीम बहुत स्मूथली चली गई। सेमीफाइनल के ठीक पहले नेमार इंजर्ड हो गए और जर्मनी ने आई थिंक 7-0 या 8-0 से ब्राजील को हरा दिया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन मेरा ये है कि आप कह रहे हैं कि जो वोट मिल रहे हैं वो प्रधानमंत्री जो 7-7.5 या 8 करोड़ के आसपास बीजेपी के कोर वोट के अलावा पीएम के चेहरे पे मिल रहे हैं। क्या ऐसा आपको ज़मीन पे लगता है कि अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे प्राइम मिनिस्टर के रिटायरमेंट का टाइम आता है या पॉलिटिक्स से वो दूर हो रहे होते हैं तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़े वैक्यूम की स्थिति बन जाएगी? बन सकती है, बट एक चीज समझिए कि अगर ये आप और मैं सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी भी सोच ही रही होगी, बिकॉज इट इज उनके लिए, हमारे लिए क्या स्टेक्स है इसमें? हमारे लिए तो कुछ स्टेक्स नहीं, हम जाके एक वीडियो कर लेंगे, टीवी पे चले जाएंगे, बोल देंगे। उनके लिए तो सर्वाइवल का स्टेक है। सो आई थिंक दे वुड हैव कम विद डेफिनेटली अ फॉर श्योर प्लान। मैं एक चीज कह रहा हूँ ब्रदर, कि लोग ना दिल्ली बंबई के अंदर बैठ के समझ नहीं पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का ग्राउंड पे कनेक्ट क्या है। तभी वो अचंभित हो जाते हैं जब मैंडेट से इतनी बड़ी आती है। क्योंकि मैं ये आपको, आप इसमें भक्त कहिए कुछ भी कहिए, पर देश की जनता इस वक्त भक्ति के अंदर है, क्योंकि उन्होंने काम जमीन पे देखा है, उन्हें संस्कृति का उद्धार ऊपर देखा है, और वो देश सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और ग्लोबल प्रेस्टीज भी देख रहे हैं। मैं आपको 3 उदाहरण देता हूँ। मैं परसों जिम में था, मेरा व्यक्ति जो था वो एक कांग्रेस का सपोर्टर था, वो जिम करके आया, सिख व्यक्ति, बोला है पेरिस के साथ क्लाइंट डील करता है। मैंने बोला भैया जी क्या आपको क्या लग रहा है 24 में कौन आएगा? मैंने बोला मेरे हिसाब से तो मोदी आए। बोला बिल्कुल सही है भैया, हम लोग पेरिस में क्लाइंट से डील करते हैं, हमारी प्रतिष्ठा हुई, इंडिया का मान सम्मान ग्लोबल इमेज एक बड़ा मसला है। मैं ऑटो वाले के साथ में कोयम्बटूर के अंदर बैठा था, मैंने बोला क्या लग रहा है तुमको? बोला दिस टाइम विल गो फॉर मोदी। मैंने बोला क्यों मोदी के? बोला टैप वाटर हमारे वहां तक पहुंचा है, पानी की प्रॉब्लम हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर बोला भैया राम मंदिर की चीज है। बंगाल के अंदर चले जाए, लोग सरकार से खुश नहीं है, लोग कह रहे हैं कि संदेश खाली के महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सो what I'm trying to tell you is people here are not understanding कि what is this the connect of Narendra Modi with people बीजेपी डिपेंडेंट नहीं है, इट इज़ डायरेक्ट कनेक्ट विच इज़ देयर। वो एक डायरेक्ट बेनिफिशियरीज के साथ में, डायरेक्ट पब्लिक के साथ में मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ, आपने देखा नहीं क्या किया? 3 लोगों को लेके आए जो बेनिफिशियरीज है, उनको फर्स्ट मैनिफेस्टो दिया। मैसेजिंग क्या है इसके बारे में? और मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बोलूँगा, ये देश तरुण और प्रदीप के हिसाब से नहीं चलता, ये देश की महिलाओं के हिसाब से चलता है। 50% महिलाएं वोटर्स हैं इस देश के अंदर, और वो 50% महिलाओं का 70% वोट नरेंद्र मोदी को मिलता है। पहले देश एम फैक्टर से चलता था, माइनॉरिटी फैक्टर से, अब देश नए एम फैक्टर से चलता है, महिला फैक्टर से। जहां देश की महिलाएं वोट करती हैं वही व्यक्ति चुनाव जीतता है, भले वो ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी जी। और देश भर में 55% 60% से ज्यादा महिलाएं जो नरेंद्र मोदी को चुनाव में देखना चाहती हैं एज द प्राइम मिनिस्टर। उसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जमीन पे काम देखा है। गोइंग फॉरवर्ड अगर 29 के बाद की बात करें, प्रधानमंत्री जी की जो उम्र हो या तमाम और कंस्ट्रेंट्स हो, जब आप जमीन पे जाते हैं और जब विद इन बीजेपी ऑल्टरनेटिव की बात होती है, तो आपके एनालिसिस में जो डेटा आपने कलेक्ट किया, मैंने इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा भाई, तो अभी इसमें सिर्फ इसमें ना जस्ट कन्वर्सेशंस हैं, तो ये वो कौन से नाम है जो मतलब मैं इस पे इसलिए कंक्लूड नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने ना नाम जैसे मान लो 10 नाम सुने फॉर एग्जांपल, बट जब तक मेरे पास एक आइडेंटिफाइबल डेटा सेट नहीं जो कहे कि भाई लोग उस तरीके से प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट। तो इट इज टू अर्ली राइट नाउ। व्हाट आई कैन सी दैट नरेंद्र मोदी विल कंप्लीट द
टिल 2029 पूरी टर्म कंप्लीट होगा, और ये डिस्कशन जो होगा आई थिंक 2028 के बाद, कि आप उस वक्त करना कब होगा वी नेवर नो, बट राइट नाउ आई कैन टेल यू इज दैट यू हैव मेनी नेम्स व्हिच आर डूइंग द राउंड, but some name which is going the round in part 1 of the country, it is not going in part 2 of the country, part 3 of the country, part 4 of the country. So I think this is a very, अभी के लिए this thought को हमको होल्ड करना चाहिए. नरेंद्र मोदी is here to stay. ठीक है. और एक आखिरी सवाल ये है कि राहुल गांधी को ऑब्वियस सी बात है कि बड़े सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनकी वजह से उनकी जो चर्चा होती है वो नेगेटिव लाइट में होती है. आप जब पूरे भारत भ्रमण की बात कर रहे हैं तो ऐसी भी बातें हैं जो वोटर उनके बारे में अच्छी करता है या उनमें होप इंस्टिल करता है कि अगर वो ये कर लेते तो ये हो जाता, वो कर लेते तो वो हो जाता, इस डायरेक्शन में तो बढ़ के देखे, ऐसी बातें. वो देश ना एंटाइटलमेंट के खिलाफ है. अच्छा, ओके, अभी का हमेशा ही अगर मैं आपसे कहूं कि आप मेहनत करके अपने डिजिटल टीम के जीरो से उठ के हेड बने तो आपकी ज़्यादा इज्जत होगी, वरना मान लो कि कहीं रैंडम से व्यक्ति जिसने कभी कुछ किया नहीं, कुछ नहीं किया, डिजिटल नहीं किया, उसको हेड बना दिया. तो आज देश का जो कॉमन आदमी क्या होता है ना, पसीना बहाता है, मेहनत करता है, तो ऐसे आदमी से रिलेट करता है जो पसीना बहाया, मेहनत करा है, अंडरडॉग होकर बड़ा हुआ है. दैट्स द थिंग. अब बात करी जाए कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस का जो ज़मीनी कार्य, देखिए एक चीज़ समझिए, कांग्रेस का जो ज़मीन है वो अभी भी ऐसा नहीं खत्म है. तभी बीजेपी कांग्रेस को ही अपना मेन ओपोनेंट मानती है. तो केरला में कांग्रेस स्ट्रांग है, तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस डीएमके के स्ट्रांग है, तो कई राज्य हैं, और तभी असेंबली तेलंगाना के अंदर भी हुई है, कर्नाटक ये रीजनल लेवल पे स्ट्रांग है. तो जहां इट इज नॉट इलेक्शन बिटवीन गांधी परिवार एंड नरेंद्र मोदी, रीजनल लेवल पे वोट शिफ्ट होता है. हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के लास्ट टाइम इलेक्शंस देखे थे, कांग्रेस असेंबली में आई, पर वही जब नरेंद्र मोदी पे वोट हुआ 90% वोट लोकसभा में बीजेपी की तरफ चला गया. सो लोकसभा वाइज आई थिंक कांग्रेस पर से पीपल डोंट हैव अ प्रॉब्लम, पीपल हैव अ इशू विद एंटाइटलमेंट एंड द गांधी फैमिली, दैट इज व्हाट इट इज. सो ये एक ईश्वर एग्जांपल आपको दूं, रायबरेली अमेठी, अभी तक कांग्रेस हैज नॉट बीन एबल टू डिक्लेयर इट्स कैंडिडेट. सो अब आपको लगता है कि कल 3 हफ्ते बाद डिक्लेयर करेगी कांग्रेस जीत जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है. सो देश को चाहिए कंसिस्टेंसी, और देश को चाहिए एक इंटेंट ऑफ कंटिन्यूटी, और मोर इंपॉर्टेंट, मैंने जो आपको कहा, धर्म सनातन के मुद्दे पे कांग्रेस को लोग जो है मानते नहीं है. तो लोगों को लगता है कि यार कांग्रेस पार्टी प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गई, सनातन के मुद्दे पे खुल के जो है राम भक्ति की बात नहीं करती, हिंदुओं के साथ में खड़ी नहीं होती. ये बहुत बड़ा कांग्रेस के लिए. यहीं पे इंटरप्ट करके एक और सवाल आ गया, तो मैं सोच रहा हूँ पूछ लूँ कि आई थिंक 19 के इलेक्शन के बाद शायद कांग्रेस ने एक सर्वे कराया था कि पार्टी की इमेज कहीं एंटी हिंदू की तो नहीं बन गई है. ऐसा है कि ऐसी छवि है जमीन है, तभी जाके कांग्रेस पार्टी तो ये कोर्स करेक्शन कैसे कर सकती है पार्टी आपके हिसाब से? कांग्रेस देखिए, ये आज की तारीख में लड़ाई जो है दो पार्टीज के बीच में नहीं, दो विचार के बीच में. तो जितने भी लोग कांग्रेस छोड़ के आए वो क्या कॉमन बोल रहे हैं कि कांग्रेस अल्टीमेटली इज बी ड्रिवन बाय द लेफ्टिस्ट एंड द लेफ्ट की विचारधारा से. जब तक कांग्रेस वो विचार से ड्रिवन होगी वो कोर्स करेक्शन नहीं हो सकता है. तो अगर आपने सोचा, आप नहीं सोचते यार कांग्रेस तो वादा कर दी थी, न्याय का वादा की थी 2019 के इलेक्शंस के पहले भी, याद है आपको, वादा किया था कि हम अकाउंट में पैसा डाल देंगे. क्यों नहीं चला? अभी भी ज्यादा सब क्यों नहीं चला? क्योंकि उसमें क्रेडिबिलिटी नहीं है. कोई चांद में भी आपको बोल दे कि मैं यहाँ से चांद पहुंचा, अगर आपको लगे यार ये तो मजाक कर रहा है, ये नहीं पहुंचा सकता, तो आप उस पर विश्वास नहीं करोगे ना. ये चीज़ है. तो कांग्रेस की आज की छवि एंटी सनातन की हो गई, और कांग्रेस को रियलाइज और एक्नॉलेज नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसकी जो पॉलिटिक्स थी वो कंसोलिडेशन ऑफ माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी इन कास्ट के ऊपर है. तो अगर कांग्रेस की मैनिफेस्टो को भी आप देखोगे, इट इज सेज कि भाई वो बहुसंख्यकवाद के खिलाफ, मेजॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ हम बात करेंगे, माइनॉरिटीज़ के पर्सनल राइट्स के बारे में बात करेंगे. पीपल आर वेरी वेरी क्लियर, दे डोंट बिलीव इक्वालिटी टुडे फॉर पीपल इज नॉट स्पेशल राइट्स टू द माइनॉरिटीज और अदर्स, वेदर एनी रिलीजन, दे वांट इक्वल राइट्स टू एवरीबॉडी. ये जो पूरी कॉन्वर्सेशन है, सर की किताब आ रही है मोदी 3.0 सिफोलॉजी, एज इन जितने भी इलेक्शन के इन एंड अराउंड आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनसे जुड़े जो जवाब हैं, संभव है कि आपको तमाम जवाब उस किताब में मिल जाएंगे. और उसी किताब के सिलसिले में हम ये स्विच पे बातचीत कर रहे थे. होप कि हम ओवरऑल इलेक्शन और जो अभी की पॉलिटिक्स है उनके इन एंड अराउंड आपको सफिशिएंट आंसर्स दे पाए होंगे. मीनवाइल आप कमेंट बॉक्स में भी हमें बताइए कि कॉन्वर्सेशन आपको कैसी लगी, वो कौन से और सवाल है जो आपके हिसाब से हमें लेने चाहिए थे, या आगे हम कोई कॉन्वर्सेशन करें तो उनमें वो सवाल लें. और ऐसे ही एनरिचिंग कॉन्वर्सेशंस के लिए देखते रहिएगा स्विच. मेरा नाम है तरुण.